संसद में भी उठा चुका हूं, मंत्री जी से भी मिल चुका हूं, लेकिन आज तक उस पर कोई काम प्रारंभ नहीं हुआ। गाजियाबाद नोएडा के लोगों का कहना है, मेरठ के लोगों का, आज से नहीं, हमको 6, 7, 8 वर्षों से बराबर आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, कृपया इसकी ओर भी विशेष ध्यान दें। और अगले साल जब भी अभिभाषण, अब तो अभिभाषण होगा नहीं सरकार, हम लोग देंगे ना, हम अब नहीं, अब नहीं होगा। नहीं तो मैं ये सुझाव देता कि अभिभाषण के माध्यम से हवाई किले बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, लेकिन अब अगले साल तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो सकता है पहले चुनाव हो जाए, कुछ कह नहीं सकता। और जब मैं अभिभाषण को पढ़ रहा था, अध्यक्ष महोदया, तो जब मैं अभिभाषण को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, यह ईश्वर की कृपा है कि सीएजी ने इस अभिभाषण की परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं की, नहीं तो और कुछ गड़बड़ हो गया होता। कम से कम इसको उस ऑडिट की परिधि में नहीं रखा है। मैं यहां पर अध्यक्ष महोदया, मैं अध्यक्ष महोदया, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आपसे मैं चर्चा कर रहा था। उसमें पिछली बार के भाषण में यह लक्ष्य रखा गया था कि 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन आज जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 11 से लेकर 12% है। इसीलिए मैंने कहा ना कि पहले से भी हालात सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बदतर हुए हैं। गवर्नमेंट ने एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन का काम इतना धीमा है कि उस क्षेत्र में जैसी प्रगति होनी चाहिए वैसी प्रगति नहीं हो पा रही है। और जीडीपी में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यदि हम कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी बुनियादी ढांचे हैं, उनकी मुकम्मल व्यवस्था की जाए, वह नहीं। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आज यदि हम 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को जीडीपी में बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय जो क्रेडिट है उसको चीपर रेट पर लाना होगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऋण पर उसे कम करना होगा, नहीं तो यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकता। पावर सेक्टर के बारे में हमारे माननीय कुछ सदस्यों ने जो विचार व्यक्त कर रहे थे, उन लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, उस नहीं जाऊंगा, लेकिन हालत बहुत खराब है। आज भी हालत बहुत ही खराब है। और कहा गया था कि इस बार भी कहा गया था 2014 तक सारे देश में बिजली जगमगाने लगेगी। अब देखता हूं 2014 आ ही गया है, ज्यादा दूर नहीं है कितनी बिजली जगमगाएगी। लेकिन ये सब सारी चीजों के अतिरिक्त डिटेल में न जाते हुए, अध्यक्ष महोदया, मैं भ्रष्टाचार की यहां पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो, चाहे धरती, कौन कौन से भ्रष्टाचार, उससे सारा देश यदि अवगत है। 2G स्पेक्ट्रम आकाश में, धरती पर CWG, आदर्श सोसाइटी, और पाताल में कोल गए, तीनों में यह भ्रष्टाचार। और सचमुच मुझे ये लगता है कि जैसा यह भ्रष्टाचार हुआ है, जब कुछ इंटेलेक्चुअल्स जब बात करने लगते हैं तो अब क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करने लगे। अब क्रॉनिक कैपिटलिज्म की यह चर्चा अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। हमारा कहना है कि जो भी यह जांच चल रही है, जिस भी एजेंसी से चल रही है, यदि सीबीआई कर रही है तो सीबीआई इस काम को समयबद्ध करे, यह सरकार की तरफ से प्रयत्न होना चाहिए। कल भी एक प्रश्न मैंने किया था कि कोल गेट से रिलेटेड जो 35 फाइलें हैं, सीबीआई बहुत दिनों से उसकी मांग कर रही है, लेकिन उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। लेकिन ऊर्जा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में 1-2 मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कार्बन बेस्ड टेक्नोलॉजी के स्थान पर रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और मैं जानता हूं कि सोलर एनर्जी यह इकोनॉमिकली वायबल है। यदि देखना हो तो गुजरात में जाकर कोई देख सकता है कि सोलर एनर्जी के माध्यम से वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने क्या किया, तो गुजरात वहां जाकर देख सकता है। जाते नहीं गुजरात आप लोग। और मैडम, जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी और सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी का भी बहुत महत्व होता है। और आपके माध्यम से इस सरकार को बतलाना चाहता हूं कि सरकार की साख यदि गिरी है भारत में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में गिरी है, तो इस ट्रांसपेरेंसी के अभाव के कारण ही गिरी है। यह ट्रांसपेरेंसी
अधिक से अधिक कैसे पैदा की जाए, इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हेलीकॉप्टर स्कैम पर बहुत चर्चा हो चुकी है। 360 करोड़ रुपया किसको दिया गया, अब इसकी जांच हो रही है, यह बतलाया गया है, जांच हो रही है, बताया गया है, तो इस पर हम विश्वास करते हैं। कब खाई किसने, कितनी खाई, किसने खाई, अब इन सब सारी चीजों का खुलासा होना चाहिए, संसद भी जानना चाहता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब प्रधानमंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि 300 करोड़ रुपए से अधिक का यदि कोई डिफेंस डील होगी, रक्षा सौदा यदि होगा, तो सामान्यतः वो संसद की संज्ञान में लाया जाता है। ये जहां तक मैं जानता हूं, मैंने कभी एक पढ़ा था इसे, हाल फिलहाल तो नहीं देखा, लेकिन इस चीज को मैंने पढ़ा था। तो यदि बहुत बड़े यदि सौदे, रक्षा सौदे यदि हो रहे हो, तो मैं समझता हूं कि संसद के संज्ञान में यदि लाए जाएं, इस पर विचार करें। मैं ये नहीं मांग कर रहा हूं कि कर ही दीजिए, लेकिन मुझे याद आता है कि कभी इसे मैंने देखा था, वो संसद के संज्ञान में लाए जाते हैं। एक यहां पर बात आ गई, चूंकि यह भी आर्थिक विषय से संबंधित है, कि किसानों को जो कर्ज दिया गया था, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज इस सरकार ने माफ किया था, तो उसमें भी सीएजी ने ऑडिट की है और ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि इसमें भी धांधली है। इसकी ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसानों और गरीबों का मामला है। इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि कहां धांधली हुई है कि किसानों का कर्ज जो माफ होना चाहिए था, जितना माफ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और जो भी होगी सच्चाई मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के माध्यम से चलाएंगे। एक विदेशी पूंजी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चर्चा बड़ी जोरों में, जैसे लगता है कि एफडीआई आते ही भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। क्यों अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच नहीं है? भारत में चाहे मानव संसाधन हो अथवा प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्स, विश्व का अकेला देश है जहां की दोनों की कोई कमी नहीं है। क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विदेशी धन की जरूरत पड़ने लगेगी? क्या हम अपने देश के मानव संसाधन और अपने देश के प्राकृतिक संसाधन का सही तरीके से उपयोग करके, सही तरीके से उसका दोहन करके अपनी देश की अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर नहीं ला सकते हैं? एफडीआई के माध्यम से जो व्यापारी फुटकर व्यापार में लगे हैं, वह कह रहे हैं कि हम उजड़ जाएंगे, वह कह रहे हैं हम बर्बाद हो जाएंगे, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं नहीं, आप बर्बाद नहीं होगे, आप बेरोजगार नहीं होगे, आने दो विदेशी कंपनी, आने दो विदेशी धन, खुलने दो सुपरमार्केट, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। और व्यापारियों के साथ साथ किसानों को भी कहा जाता है कि तुम्हारे फूड ग्रेन की उचित कीमत मिल जाएगी। मैं उदाहरण दे सकता हूं दुनिया के देशों का कि इनके कारण, इन मल्टीनेशनल्स के कारण वहां के किसानों की उन देशों में क्या दुर्गति हो रही है, इसकी मुझे जानकारी है। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, यह सब सारे कितनी सब्सिडी अपने किसानों को दे रहे हैं, कितनी सब्सिडी अपने किसानों को दे रहे हैं, इसका भी आंकड़ा कभी कृषि एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पर बोलना होगा तो मैं इसको प्रस्तुत करूंगा। स्पीकर महोदया, मैं घोटालों की तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, बहुत विस्तार में जाने का समय नहीं है, लेकिन यदि मैं कह सकता हूं कि सारे घोटालों की रकम को यदि जोड़ दें तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जो टोटल जीडीपी है उससे कहीं ज्यादा होगा। टोटल बजट जितना, सॉरी जीडीपी नहीं, टोटल बजट जितना है उससे यह ज्यादा होगा। ब्लैक मनी की चर्चा एक बार बड़ी जोरों में चली और सरकार ने आश्वस्त किया था कि ब्लैक मनी को हम लाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो इसकी स्टेटस रिपोर्ट इस समय क्या है उसको भी हम जानना चाहेंगे। अब बेनामी ट्रांजैक्शंस लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन की बात सरकार ने कही, प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और साथ ही बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट, इसको लाने की बात कही कि संशोधन करेंगे और साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत जनरल एंटी एवाइडेंस रूल, जिसे गार कहते हैं, इसका भी प्रावधान रखा गया था। अभी सरकार ने शायद यह कह दिया है कि गार को हम डायरेक्ट टैक्स से अलग करके हम जो भी करना होगा करेंगे। अब इसमें और नहीं, इसे गार को 2016 अप्रैल 2016 तक के लिए इसे टाल दिया है। हमारा यह कहना है कि कुछ सेफ गार्ड्स के साथ, कुछ सेफ गार्ड के साथ डायरेक्ट टैक्स के साथ ही इसे गार को भी रखा जाना चाहिए, बिल्कुल उससे अलग नहीं किया जाना चाहिए। और ब्लैक मनी का जहां तक सवाल है, देश के 3 प्रमुख थिंक टैंक्स ने यह कहा है कि लगभग 25 लाख करोड़ का काला धन दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में भारत का जमा है, गलत तरीके से। तो काले धन की समस्या पर मैं चाहूंगा कि
ये वित्त मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट यहां पर भी आ जाए, संसद को भी इस बात की जानकारी हो जाए। मैं यहां पर तेलंगाना राज्य की भी यहां पर चर्चा करना चाहता हूं कि तेलंगाना एक नया राज्य बनाने को लेकर यह आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं देखता हूं तेलंगाना मुद्दे को लेकर आंदोलन करने वालों लोगों को तो यह सरकार क्रश करती है और बार बार आश्वासन भी देती है कि हम तेलंगाना राज्य बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और अन्य कई राजनीतिक दल मैं जानता हूं कि पूरी तरह से तेलंगाना राज्य बनने के पक्षधर हैं। सरकार इस संबंध में जो भी कदम उठाएगी हम पूरी तरह से साथ हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, यदि यह सरकार तेलंगाना राज्य नहीं बना पाई तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की जिस दिन सरकार बनेगी कुछ महीनों के अंदर चुटकी बजाते हुए हम तेलंगाना राज्य बनाएंगे। मैं देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले मैं सेना के जवानों की, मैं यक्स सर्विसमैन की चर्चा करना चाहूंगा। वन रैंक वन पेंशन की एक डिमांड बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन जिस हद तक वो पूरा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। और मैं समझता हूं कि छोटी मोटी यदि कोई वृद्धि कर दी गई, छोटी मोटी यदि आर्थिक मदद दे दी गई तो उससे उनकी मांग यह पूरी नहीं होती, इस समस्या का कोई समाधान नहीं होता। मैं अपने पड़ोसी देशों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चीन है, बर्मा है, तिब्बत है, सब बहुत, नेपाल है, ये सब सारे देश हैं। लेकिन मैं चीन की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपका। एक बार 5 वर्ष पहले मैंने संभवतः प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था और कई बार अपने सार्वजनिक भाषणों में भी इस बात का मैंने उल्लेख किया था कि हम लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त हो रही है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि चाइना के लिए भी और भारत के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी लाइफलाइन, उस पर डैम बना रहा है। सरकार ने उस समय तो कह दिया था कि नहीं कोई डैम नहीं बन रहा है। अब जबकि यह बात पूरी तय हो गई कि नहीं, वो कुछ डैम बना चुका है और कुछ डैम बनाने का काम जारी है, तो सरकार ने कहा है कि अब इससे भारत को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। देखिए, नुकसान कितना होगा तो हम सब लोग जानते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोग इस सच्चाई को जानते हैं और इस डिटेल में भी मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी इसकी गंभीरता को यह सरकार समझे और साथ ही साथ यह बांग्लादेश का भी मामला है, अपने डिप्लोमेटिक स्किल का परिचय देते हुए, कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए यह सरकार एक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी और वह ट्रीपार्टाइट वाटर ट्रीटी पाकिस्तान, यह चाइना, भारत और बांग्लादेश के बीच करने का यह प्रयास करे। मैं यह अपेक्षा रखता हूं इस सरकार से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सहित बांग्लादेश के ऊपर भी इसका एक प्रतिकूल असर पड़ेगा। मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा तीस्ता जल बंटवारे का समझौता, और यह बांग्लादेश के साथ समझौता करने की तैयारी है। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि आवश्यक हो प्रधानमंत्री जी तो अन्य दलों के साथ भी एक बार इस संबंध में परामर्श कर लें और उस पर कंसेंसस बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके पहले भी जब मैं बोला था थैंक्स मोशन पर, भाषण हमारा था, उस समय मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, पाकिस्तान और चीन के बीच काराकोरम जो यह राजमार्ग बना है, यह पाकिस्तान और चीन के बीच की यह दोस्ती यह कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, इसका भी मैं समझता हूं कि भारत सरकार को अच्छी तरह एहसास होगा। और यह काराकोरम राजमार्ग बनने से एक भारत, यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन जितने पहले थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी जो प्रोजेक्ट्स इस समय साझा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान और चीन के बन रहे हैं, उसके लिए सामान भी इसी राजमार्ग से ले जाने का होगा। और हमारा बस यही कहना है कि भारत के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे। आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं यह पाक स्पॉन्सर्ड है। इस सच्चाई को मत नकारिए। शर्म शेख में जाकर आपको मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी हम लोग जैसा सोचते हैं शायद यह कभी न कहते।